हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है स्टार्टिंग है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ की आणविक संरचना का ज्ञान अर्जित करने के लिए विभिन्न गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रसन्नाव, श्यानता, अपवर्तनांक, द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवण गुणकता इत्यादि। इन सभी के अलावा एक भौतिक विधि स्पेक्ट्रम विज्ञान भी है जो अणु की संरचना ज्ञात करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किसी किरण को एक प्रिज्म में से होकर पर्दे पर पड़ने दिया जाए तो 7 रंगों की एक बैंड या पट्टी दिखाई देती है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों या तरंगदैर्ध्यों के अवयव में वितरित होने को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन और इससे उत्पन्न बैंड को स्पेक्ट्रम या वर्णपट्ट कहते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना तथा उसकी व्याख्या करके अणुओं की संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। स्पेक्ट्रम विज्ञान रंगीन अवयवों का परिसर लाल से नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी तक होता है। सूक्ष्म से बेनी, आहा, पिनाला या विबगर द्वारा स्मरण करने में आसानी रहती है। यह दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है क्योंकि इसे मानव आंखें देख सकती है। इस स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य परास 400 to 800 नैनोमीटर यानी 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁷ मीटर सेंटीमीटर एंड 1 मिली माइक्रोन। 18000 एंगस्ट्रॉन से 35000 एंगस्ट्रॉन के परास वाले क्षेत्र को अवरक्त स्पेक्ट्रम और 200 से 400 नैनोमीटर तक वाला तरंगदैर्ध्य परास को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, अतः इसे अदृश्य स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब हम बात करें संपूर्ण स्पेक्ट्रम की। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंगदैर्ध्य के अनुसार एक क्रमबद्ध विन्यास को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या संपूर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह एक हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें आपको पूरी इस टेबल में हमने 6 कॉलम बना रखी। विकिरण का नाम है, उसका सोर्स है, फिर उसकी रेंज तरंगदैर्ध्य की, वेवलेंथ की, फिर उसको आवृत्ति है, फिर उसकी ऊर्जा है किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल पर मोल, और फिर उसका उपयोग क्या है। हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन कौन सी है। फिर उसका कंपाउंड में पहचानने में कहाँ योगदान है। जैसे कॉस्मिक रेस जो कॉस्मोस में अंतरिक्ष में है, जिनका तरंगदैर्ध्य 5 × 10⁻⁵ नैनोमीटर, बहुत ही सूक्ष्म तरंग है, वो हाईली एनर्जेटिक। दूसरा है गामा किरणें। गामा किरणें कहाँ है, जो आपने रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ी होगी। नाभिकीय ऊर्जा संक्रमण, जब एक नाभिक दूसरे नाभिक में कन्वर्ट होता है तो गामा रेज उत्पन्न होती है, और इसकी सहायता से हम गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, और जिसको माउस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम बोलते हैं। इसकी जो तरंगदैर्ध्य की रेंज है 10⁻³ से 0.14 नैनोमीटर, और ये रेडिएशन कैंसर रोग के उपचार में काम आते हैं। तीसरी है हमारी एक्सरेज, जो कि आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इनर शेल से, तो इसकी रेंज है 0.01 to 15 नैनोमीटर। इसका अध्ययन क्रिस्टलीय संरचना अध्ययन और त्वचा रोगों के उपचार में। अगली है पराबैंगनी। पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं, बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, बाय आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है 15 to 400 नैनोमीटर्स, जिसकी आवृत्ति इन्होंने निकाल रही 667 to 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी एनर्जी है 1907 to 71.5 किलो कैलोरी पर मोल का काम में आती है आणविक संरचना के अध्ययन में, और ये बैक्टीरिया को किलिंग करने में भी काम आता है। अपने आरओ में और वाटर प्योरीफायर में यूवी लैंप लगे होते हैं। दृश्य, ये भी बाह्य कोशों या विजिबल जिसको बाह्य कोश आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, जो कि 400 to 800 नैनोमीटर तक होती है। वेवलेंथ, इसकी तरंग संख्या है 25,000 to 12500, और इसकी एनर्जी है 71.5 to 35.7। क्या उपयोग है इसका, वर्णमिति कलरीमीटर एवं मनुष्यों को देखने में हेतु। इसी तरह से तीसरा है हमारा IR। IR को हमने सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया है। निकट अवरत,
अवरक्त और सुदूर अवरक्त। उद्गम क्या है? कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण। इसको हमने 0.8 to 2.5 माइक्रोन, 2.5 to 25 माइक्रोन और 0.025 to 0.5 मिलीमीटर। उसके हम अगर तरंग संख्या में बदलें तो 12,500 से 4,000, फिर 4,000 से 400, 400 से 200। इनकी एनर्जी भी दी हुई है 35.7 to 11.4 किसकी? निकट अवरक्त की ऊर्जा किलो कैलोरी पर मोल। अवरक्त कंपन जिसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में लेते हैं हम 11.4 to 1.14 किलो कैलोरी पर मोल। इसीलिए फार IR जिसकी एनर्जी है 1.14 to 0.57 किलो कैलोरी पर मोल। उपयोग क्या है इसका? भौतिक चिकित्सा और आणविक संरचना के अध्ययन में। इसके अलावा ये रिमोट में सारा रिमोट जो है उसमें सारा IR से काम करता है। इसी तरह से माइक्रोवेव्स या जिसको अपन सूक्ष्म तरंगें बोलते हैं। सूक्ष्म तरंगें कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अभिविन्यास में संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अभिविन्यास में संक्रमण है, रोटेशन में। ठीक, इसकी एनर्जी क्या है? 0.5 to 300 मिलीमीटर, 200 to 0.33 इसकी सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वेव संख्या है, तरंग संख्या है। इसकी एनर्जी जो है 0.57 to 9.4 किलो कैलोरी पर मोल। क्या उपयोग है इसका? रेडार और कम दूरी के संचार साधनों में। इसका अलावा अणु में हम इसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म तरंगों में प्राप्त होता है। इसी तरह से रेडियो तरंगें जो कि नाभि चक्रण अभिविन्यास में संक्रमण। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है 0.3 to 10⁹ मीटर। फिर उपयोग क्या है? टेलीविज़न की लंबी दूरी में संचार संसाधनों में। टेलीविज़न हो गए, रेडियो हो गया, इनका जो ट्रांसमिशन है वो इसी क्षेत्र में होता है। इस वजह से हम इनको रेडियो तरंगे बोलते हैं। और सूक्ष्म तरंगे रेडियो तरंगे से छोटी होती है, इसलिए हम इसको सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं, न कि वो सूक्ष्म। अगर आप इस तरंग दैर्ध्य को देखोगे तो सबसे इजीली जो हमारी आँख से विजिबल अगर हम वेव लेंथ है तो 3.5 to 300 मिलीमीटर। लेकिन सूक्ष्म तरंगे क्या है? रेडियो वेव से छोटी है, इसलिए हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें, रेडियो तरंगों से नाभि चक्रण अभिविन्यास और गामा रेज में नाभि की ऊर्जा संक्रमण। तो रेडियो वेव से तो जो नाभिक चक्रण कर स्पिन करता है उसके ओरिएंटेशन में बदलाव आता है, जबकि गामा रेज से न्यूक्लियस के ओरिएंटेशन में या एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बदलता है। इसी तरह से एक इसको तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति, तरंग संख्या के आधार पर भी इसको अरेंज किया है। हमने इसको किसके सापेक्ष लिया? दृश्य के सापेक्ष। हम दृश्य के सापेक्ष अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो अवरक्त की ज़्यादा है, फिर उसके बाद सूक्ष्म तरंगों की, फिर राडार की, फिर NMR की, फिर रेडियो तरंगों की, फिर AC पावर लाइन। AC पावर लाइन कौन सी? जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इन खंभों में जो जा रही है उसकी ये तरंग दैर्ध्य, यानी सबसे ज़्यादा उनकी है। इसी तरह से अगर हम उसको घटते हुए तरंग दैर्ध्य की बात करें या बढ़ते हुए ऊर्जा, आवृत्ति, तरंग संख्या की बात करें तो दृश्य से बड़ा मैग्नी की ज़्यादा है, बड़ा मैग्नी से एक्स-रे की गामा रेज। ये एक हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन एवं तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति की इकाइयों का परिचय भी आवश्यक है। क्या हम इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसके द्वारा प्रदर्शित करें? इनके गुणधर्मों को किससे हम प्रदर्शित करें कि कैसे इनको मेजर करें? सबसे पहले हमारी तरंग दैर्ध्य। क्या है तरंग? वेवलेंथ, जिसको हम लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। एक पूर्ण चक्र या दोलन में तरंग जो दूरी तय करते हैं उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसके मात्रक निम्नलिखित है। 1 एंगस्ट्रॉन = 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻3 मीटर। 1 माइक्रोन = 10⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻4 एंगस्ट्रॉन या 10⁻6 मीटर। इसी तरह 1 मिली माइक्रोन = 10⁻3 माइक्रोन या 10⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻9 मीटर। इसी तरह से 1 नैनोमीटर = 1 × 10⁻9 मीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर और 10 एंगस्ट्रॉन। और 1 मिली माइक्रोन = 1 नैनोमीटर। मिली माइक्रोन तथा नैनोमीटर दोनों मात्रक दृश्य एवं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से दूसरी इकाई क्या है? आवृत्ति। किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग
द्रव्यों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स कोसेस पर सेकंड एट एनी पॉइंट। इसके मात्रक दोलन प्रति सेकंड या CPS साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज, जिसको हम हर्ट्ज से दिखाते हैं, HERTZ हर्ट्ज वैज्ञानिक था। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्ज। म्यू को ऊर्जा का मापक भी माना जाता है क्योंकि E इज इक्वल टू H म्यू। वेग अगली है हमारी वेग C कहाँ से आया? कॉस्मोस से। एक मात्रक समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा। मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश के वेग C के समान वेग से गति करती है। अगला है हमारा तरंग संख्या। 1 सेंटीमीटर में तरंग दैर्ध्य की संख्या को तरंग संख्या एक केजर कहते हैं। ये तरंग दैर्ध्य का विलोम होता है। म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ या V/C %। मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स है। यह मात्रक अधिकतर अवरक्तक स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होता है। यह भी ऊर्जा का ही मापक है क्योंकि इनसे आपस में संबंध इस प्रकार एक किया जाए, E इज इक्वल टू H म्यू या E इज इक्वल टू H म्यू बार C। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रमों के प्रकार की। मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश को जब अवशोषण करने वाले माध्यम से गुजारा जाता है और परिणामी प्रकाश को स्पेक्ट्रोमीटर से देखा जाता है तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। चमकीले पार्श्ववर्षी पर काली रेखाएं इसी स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है। ये काली रेखाएं दर्शाती कि प्रकाश का वह भाग माध्यम द्वारा अवशोषित किया गया। किरचॉफ नियम के अनुसार अवशोषण स्पेक्ट्रम किसी तत्व की वाष्प का वह गुण है जिसके कारण यह कम ताप पर किसी विशेष तरंग दैर्ध्य का वर्णनात्मक रूप से अवशोषण करता है और उच्च ताप पर स्वयं उस तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करता है। दूसरा स्पेक्ट्रम है इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? जब किसी दीप्त प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरणों को सीधे ही स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा जाता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें माध्यम स्वयं स्रोत का कार्य करने लगता है और स्रोत से उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रोस्कोप में सीधा ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इससे काले पार्श्वदर्शी पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है। टंगस्टन तंतु से एवं सूर्य में उत्सर्जित प्रकाश का यदि स्पेक्ट्रम लिया जाए तो यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा। जब किसी ठोस को उच्च ताप पर गर्म किया जाए या किसी गैस में विद्युत का विसर्जन किया जाए तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम भी सतत स्पेक्ट्रम। पहला दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल से बैंगनी रंग तक एक दूसरे से विकसित होते हुए रंग दिखाई पड़ते हैं, अतः रंगों में परिवर्तन सतत है या अविच्छिन्न दिखाई देता है। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम को सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ताप यदि ठोस पदार्थों, गर्म पट्टियों, गर्म लोहे, पिघले हुए कांच आदि से ऐसे ही सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। दूसरा असतत नॉन कंटिन्यूस। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में दिखाई देने की दृष्टि में सतत नहीं होते, पुनः इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। रेखीय स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, या एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पेक्ट्रम इसमें स्पष्ट है, स्पेक्ट्रम परमाणुओं द्वारा दिया जाता है और किसी तत्व की वाष्प से उत्सर्जित प्रकाश को किसी स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम, या जिसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसा कि नाम से यह स्पेक्ट्रम अणुओं के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम पट्टियों या बैंड के एक समूह के रूप में दिखाई देता है जो वास्तव में आसपास सटी हुई कई रेखाओं से मिलकर बना होता है। किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण को प्रतिदर्शी यौगिकों से गुजरने दिया जाए तो उस विकिरण के भिन्न भिन्न भागों से वह अणु ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यह अवशोषण अणु के बंधों के प्रकार और उनमें उनके परिपार्श्विक इलेक्ट्रॉन घनत्व आदि पर निर्भर करता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरण के निश्चित ऊर्जा के क्वांटम के अवशोषण से अणु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और इस निश्चित ऊर्जा के क्वांटम का अवशोषण तभी होता है जब यह ऊर्जा अणु के 2 ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के अंतर के पूर्णतः बराबर हो, अर्थात डेल्टा E इजिकल टू H म्यू या SC/λ। H प्लैंक कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, C वेलोसिटी ऑफ लाइट और λ वेवलेंथ।
अणु की आंतरिक ऊर्जा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा। इसको हमको ई म्यू और ER से दर्शाते हैं। अतः यदि अणु विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उस भाग का अवशोषण करता है जिससे अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, यदि कंपन ऊर्जा में वृद्धि होती है तो कंपन स्पेक्ट्रम, और यदि घूर्णन ऊर्जा में वृद्धि हो तो घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। परमाणु के तरह अणु भी कई सारे संभाव्य ऊर्जा स्तरों में स्थित होता है और अणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में संक्रमण तब होता है जब यह निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करता है। इस तरह प्रत्येक संक्रमण के संगत अवशोषण बैंड में एक बैंड प्राप्त होता है। अणु की आंतरिक ऊर्जा में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा का समावेश होता है। अतः अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा स्तर एवं घूर्णन ऊर्जा स्तर विद्यमान रहते हैं। ये हमने एक ऊर्जा स्तर का आलेख बनाया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्तर बना रखे हैं, इसमें हमने कंपन ऊर्जा स्तर बना रखे हैं और घूर्णन ऊर्जा स्तर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर कंपन ऊर्जा स्तर के लिए और फिर घूर्णन ऊर्जा स्तर के लिए। यानी हमने एक एनर्जी का एक आरेख लेवल का डायग्राम बना रखा है। और अणु साधारण अवस्था में इन ऊर्जा स्तरों में से निम्नतम ऊर्जा स्तर से अवस्थित रहता है। साथ ही हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कई कंपन स्तर होते हैं और प्रत्येक कंपन स्तर में कई घूर्णन स्तरों से मिलकर बना होता है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। सभी यौगिकों की आणविक संरचना का अध्ययन करने के मुख्य रूप से 3 अवशोषण स्पेक्ट्रम काम आते हैं। पहला पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम किसी यौगिक के अणुओं द्वारा दृश्य अथवा पराबैंगनी की ऊर्जा का अवशोषण करने पर 200 to 800 नैनोमीटर क्षेत्र में बैंड प्राप्त होते हैं। चूँकि ये स्पेक्ट्रम अणुओं के इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा ग्रहण करके ऊर्जा स्तर में जाने से अथवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण बनता है, अतः इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम किसी यौगिक के अणुओं द्वारा अवरक्त स्पेक्ट्रम के विकिरण का अवशोषण करने पर उसके अणुओं में विभिन्न प्रकार के कंपन होते हैं और 2.5 to 50 माइक्रोन के क्षेत्र में बैंड प्राप्त होते हैं। इसको कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इसी तरह से नाभिक की चुंबकीय अनुवाद NMR स्पेक्ट्रम अणु द्वारा रेडियो आवृत्ति के विकिरणों का अवशोषण करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम NMR स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस स्पेक्ट्रम के द्वारा अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रोटॉनों का ज्ञान होता है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी।